हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे न्यू आदर्श क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें कुल 10 प्रश्नों का जिक्र किया गया है और ये सभी 10 प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आप इन सभी 10 प्रश्नों का ध्यान में रखें। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? हमारा ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। जिया-उद-दीन बर्नी ने, बर्नी का पूरा नाम क्या था? जिया-उद-दीन बर्नी। उसने उपरोक्त कथन जो है अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है ना। ये जो कथन है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। ये कथन किसके लिए कहा है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की, है ना। तो चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो ऑप्शन है ए बलबन, बी अलाउद्दीन, ए सी है मोहम्मद तुगलक और डी है इल्तुतमिश। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन। इसका सही जवाब क्या होगा? अलाउद्दीन। ऑप्शन क्या होगा? बी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा विशेष से देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उस अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीनतम धर्म चलाने की भी, किंतु अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल अलाउद्दीन मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली का किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की है? दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की है? तो ऑप्शन है ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी है सिकंदर लोदी। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। हमारा सही ऑप्शन होगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? ए है जफर खान, बी नुसरत खान, सी अल्प खान और डी उलुग खान। तो हमारा सही जवाब होगा जफर खान। सही जवाब क्या होगा? जफर खान। चलिए जफर खान के बारे में थोड़ा सा विशेष जानकारी लेते हैं, है ना। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खान जो है मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खान के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल अत्यधिक प्रभावित थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है, यानी कि रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था? हमारा ऑप्शन ए है महाराणा प्रताप सिंह, बी रंजीत सिंह, सी राजा मान सिंह, डी राणा रतन सिंह। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा
राणा रतन सिंह। ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या होगा? डी। चलिए अब थोड़ा सा इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है ना। मलिक मोहम्मद जायसी जो है एक पुस्तक की रचना किए थे। उस पुस्तक का नाम क्या था? पद्मावत, 1540 ईस्वी में। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रंजीत सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी। संभवतः इसी आधार को आधार मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ऑप्शन है ए रामचंद्र देव, बी प्रताप रुद्रदेव, सी मलिक काफूर, डी राणा रतन सिंह। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रामचंद्र देव। और उस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव किस वंश का था? तो यादव वंश का। चलिए अब इसका थोड़ा सा देखते हैं। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा ऑप्शन ए है चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, चलिए पहले मिलान करते हैं इसका। रणथंभौर का संबंध किससे है? तो रणथंभौर का संबंध है हमीरदेव से। रणथंभौर का संबंध किनसे है? हमीरदेव से। चित्तौड़ का संबंध किससे है? तो राणा रतन सिंह। चित्तौड़ का संबंध किससे है? राणा रतन सिंह। देवगिरी का संबंध किससे है? तो देवगिरी का संबंध है राजा राय रामचंद्र से, है ना। और गुजरात का संबंध किससे है? तो कर्णदेव से। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही से आंसर हो जाएगा ए का क्या हो गया? ए का 3 हो गया, और बी का क्या हो गया? बी का 4 हो गया, सी का क्या हो जाएगा? सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा सही आंसर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। हमारा ऑप्शन है ए गयासुद्दीन बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क तथा वक्फ आदि के रूप में मिली थी। कहने का मतलब है कि जिसे राजा ने भूमि जो है दान में, इनाम में, पेंशन के रूप में दिया था, उन सारे भूमि को क्या किया था? वापस ले लिया था। फलतः खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पाद के 50% तक कर दिया था? हमारा ऑप्शन क्या है? हमारा ऑप्शन है ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुल्तान जिसने बढ़ाकर
भू राजस्व उपज का 50% कर दिया। उपज का 50% किसने कर दिया था? तो ऑप्शन है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम मुस्लिम शासक था। अलाउद्दीन खिलजी जो है भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। इसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, मकान कर और चराई कर लगाए थे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।